Okay, ji, Bismillah Rahman Rahim. So, lecture number 27 we are going to discuss today. इसमें जनाब सबसे पहले एक क्लिनिकल केस स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी. सो फर्स्ट लिखे क्लिनिकल केस. A 55-year-old, a 55-year-old female known case of hypertension from last few years brought by their family members, the history of sudden onset acute severe headache, vomiting, blurring of vision, lumbar puncture was done, which shows red CSF, cerebrospinal fluid. What is the most likely diagnosis? ठीक है जी. तो देखें, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस आस्क्ड इन द एग्जाम मोस्ट फ्रीक्वेंटली. ठीक है, इसके अंदर क्या है कि 55-year-old फीमेल विद नोन केस ऑफ हाइपरटेंशन. इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्ट्री है ये हाइपरटेंशन की है. ठीक है, फ्रॉम द लास्ट फ्यू ईयर्स ब्रॉड बाय देयर फैमिली मेंबर्स विद द हिस्ट्री ऑफ सडन ऑनसेट एक्यूट सीवियर हेडेक. ठीक है, नॉन केस ऑफ हाइपरटेंशन हो और उसमें सडन ऑनसेट एक्यूट सीवियर हेडेक हो, साथ में ब्लरिंग ऑफ द विजन, वॉमिटिंग और लंबार फंक्शन के ऊपर देयर इज ब्लड स्टेन्ड CSF और रेड CSF. रेड CSF से मुराद यहाँ पे है कि ब्लड स्टेन्ड CSF. ठीक है, कि CSF के अंदर ब्लीडिंग है, ब्लड है. सो इफ देयर इज अ नोन केस ऑफ हाइपरटेंशन विथ सडन ऑनसेट सीवियर हेडेक followed by blood stained CSF, these three things are the classical triad of subarachnoid hemorrhage. ठीक है जी. so this is a classical triad of subarachnoid hemorrhage. subarachnoid hemorrhage का मतलब यह है कि bleeding in the subarachnoid space. तो subarachnoid space के अंदर bleeding को हम क्या कहते हैं? subarachnoid hemorrhage कहते हैं. देखिए, क्लू आप लोगों ने याद रखना है. इस तरह याद रखें कि a patient, a known case of hypertension, ठीक है, प्लस सीवियर हेडेक, नंबर 1 पॉइंट. ठीक है, सीवियर हेडेक. या सेकंड नंबर क्लू याद रखें, नोन केस ऑफ हाइपरटेंशन प्लस थंडर क्लैप हेडेक. थंडर क्लैप हेडेक. ये मुख्तलिफ वर्डिंग है जो एग्जामिनर यूज करता है एग्जाम के अंदर. ठीक है, आप लोगों से जब वो क्वेश्चन पूछते हैं वो इस तरह के डिफरेंट टाइप्स के टर्मिनोलॉजी को यूज करेंगे. फिर नेक्स्ट इस तरह आता है कि अननोन केस ऑफ हाइपरटेंशन प्लस देयर इज वर्स्ट हेडेक. ये तीन चीजें आप लोगों ने फिंगर टिप्स पे याद रखनी है एग्जाम के लिए. ठीक है,
या अगर नॉन केस ऑफ हाइपरटेंशन है उसमें सीवियर एक्यूट ऑनसेट हेडेक आ जाए, या नॉन केस ऑफ हाइपरटेंशन है उसमें थंडर क्लैप हेडेक की हिस्ट्री हो, या वर्स्ट हेडेक ऑफ लाइफ, ये इन तीनों में से कोई भी आ जाए, you have to think about subarachnoid hemorrhage. This is the classical cases they ask for the subarachnoid hemorrhage. क्लियर है जी? subarachnoid hemorrhage ये क्यों होता है, ये कहाँ पे होता है और कहाँ पे ये सबसे कॉमन होता है? तो देखें यहाँ पे एक जो MCQ नेक्स्ट आता है, MCQ the common site for subarachnoid hemorrhage is, ठीक है जी, कि व्हाट इज द कॉमन साइट फॉर subarachnoid hemorrhage इज, कि subarachnoid स्पेस के अंदर वो कौन सी एरिया है जहां से क्या होती है, subarachnoid hemorrhage होती है। तो इसका जो आंसर है लेके कम्युनिकेशन पॉइंट बिटवीन इंटीरियर communicating artery and इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ठीक है जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि subarachnoid hemorrhage के अंदर द मोस्ट कॉमन पॉइंट फ्रॉम वेयर ब्लीडिंग अकर, या मोस्ट कॉमन पॉइंट जिसमें subarachnoid स्पेस के अंदर ज्यादा क्या होती है, ब्लीडिंग, that is the point which is between interior communicating artery and interior cerebral artery। देखिए हमने आगे लेक्चर्स में ये भी पढ़ना है, we will discuss the circle of Wallace। तो सर्कल ऑफ वेलस में आप लोगों को थोड़ा सा बताता चलूं कि ब्रेन को दो किस्म की ब्लड सप्लाई मिलती है, एक फ्रंट से और एक बैक से। फ्रंट से जो ब्लड मिलती है ब्रेन को दैट इज इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के जरिए, जो बैक से मिलती है वो किसके जरिए, वर्टेब्रल आर्टरीज के जरिए। तो देखें अगर हम बैक साइड को देखें, बैक साइड दिस इज वर्टेब्रल आर्टरीज, ये दोनों वर्टेब्रल आर्टरीज है, ये हम बाद में भी पढ़ेंगे, लेकिन वर्टेब्रल आर्टरी बाद में जाकर एक बन जाती है विच इज कॉल्ड ऑफ बेसिलर आर्टरी। तो इसका मतलब ये है इफ दीज आर वर्टेब्रल आर्टरीज और वर्टेब्रल आर्टरी बैक साइड से अलोंग द वर्टेब्रा जब किसको एंटर करेगी, ब्रेन में, तो ये किस फोरामेन से जाएगी, फोरामेन मैग्नम से जाएगी। ठीक है, क्योंकि बैक साइड पे फोरामेन मैग्नम होती है, तो दोनों साइड पे वर्टेब्रल आर्टरीज है। फोरामेन मैग्नम के जरिए जब ब्रेन में एंटर करती है तो ये मेडुला में पहुंच जाती है, और मेडुला से ऊपर पोंटो मेडुलरी जंक्शन में ये दोनों आर्टरी मिलकर क्या बनाती है, बेसिलर आर्टरी। तो इसको हम कहते हैं फिर बेसिलर आर्टरी। सो बेसिलर आर्टरी इज द यूनियन ऑफ टू वर्टेब्रल आर्टरी एट द लेवल ऑफ पोंटो मेडुलरी जंक्शन। और ये बेसिलर आर्टरी जब आगे जाती है तो इससे दो टर्मिनल जनाब इस तरफ ब्रांचेस निकलती है, these are called posterior cerebral artery, posterior cerebral artery, जो सेरेब्रम की पोस्टीरियर साइड को सप्लाई करेगी। क्विकली जस्ट इस पॉइंट को डिस्कस करने के लिए इतना याद रखें कि बैक साइड से ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई मिलती है दे आर बाय द हेल्प ऑफ वर्टेब्रल आर्टरीज। दो वर्टेब्रल आर्टरी जाती है फोरामेन मैग्नम के जरिए, जब वो बैक ऑफ द ब्रेन को एंटर करती है तो उससे क्या बन जाती है, बेसिलर आर्टरी। और बेसिलर आर्टरी जाकर दो में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है विच इज कॉल्ड लेफ्ट एंड राइट पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। क्लियर है। फिर देखें फ्रंट से हमारे पास कौन सी आर्टरी जाती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो देखें एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ये है, ठीक है, और एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ये है। इसको मैं ICA लिखता हूँ, ICA स्टैंड फॉर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ऑन बोथ साइड। ठीक है, इस इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से एक ब्रांच निकलती है। देखें दिस इज अ ब्रांच विच इज कमिंग फ्रॉम इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, दोनों साइड से, एक ये भी है और एक ये भी है। ठीक है, दीज ब्रांचेस फ्रॉम द इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज ऑन बोथ साइड विल सप्लाई सेरेब्रम फ्रॉम द फ्रंट। तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ठीक है, तो ये क्या है, इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी लेफ्ट और राइट साइड पे। इस इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से यहाँ पे एक ब्रांच निकलती है, यहाँ पे भी एक ब्रांच निकलती है,
लेकिन वो ब्रांच सेरेब्रम की मिडल पार्ट को सप्लाई करती है तो उसको हम क्या कहते हैं, मिडल सेरेब्रल आर्टरी, इसको एमसीए कहते हैं। तो देखें पीसीए पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी ये बेसिलर आर्टरी से आती है, बैक साइड से, लेकिन जो एसीए है और एमसीए है इस किसकी ब्रांचेस है, आईसीए इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। लेकिन ये जो एमसीए है ये सर्कल ऑफ वेलस का हिस्सा नहीं होता, एमसीए गोइंग अवे फ्रॉम द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से अवे जाती है, एमसीए इस साइड पे भी और एमसीए इस साइड पे भी, तो ये जनाब सर्कल ऑफ वेलस के हिस्से में नहीं आती। लेकिन ये वाले कौन सी ब्रांचेस है, इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज, और इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज के दरमियान एक और आर्टरी होती है जो इन दोनों को आपस में क्या करती है, कनेक्ट कर देती है। द आर्टरी विच कनेक्ट बोथ इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी इज कॉल्ड व्हाट, इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। इसको हम क्या कहेंगे, इंटीरियर कम्युनिकेटिंग। इसको यह नाम इसलिए दिया है कि इट कैन कम्युनिकेट, ये दोनों को आपस में मिलाती है, किन दोनों को, इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज को। तो इस आर्टरी का नाम क्या है, इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। इधर देखिए ये कौन सी आर्टरी है, ये पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी और ये पोस्टीरियर, इसको इंटरनल के साथ जो मिलाती है उसका नाम है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। इन आर्टरी का नाम क्या है, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो देखें दिस इज पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, इसको हम पीसीए कहते हैं, दैट इज पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो यहाँ पे अगर आप फोकस करें यहाँ से इस तरह, ये एक सर्कल बन गया क्या नहीं, इस सर्कल को हम क्या कहते हैं, सर्कल ऑफ वेलस। सर्कल ऑफ वेलस के अंदर क्या चीज नहीं आती, एमसीए। एमसीए अगरचे इट इज द ब्रांच ऑफ आईसीए इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, बट दिस एमसीए इज नॉट द ब्रांच ऑफ सर्कल ऑफ वेलस। ठीक है, अब इधर देखिए ये कौन सी आर्टरी है, एसीए इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ये भी है और ये भी है, और ये कौन सी आर्टरी है, इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो इन आर्टरीज के दरमियान यहाँ पे देखिए ये क्या है, दिस इज अ जंक्शन, ये जंक्शन है, ये वो जंक्शन है जहाँ पे एसीए किसके साथ मिला है, इंटीरियर कम्युनिकेटिंग। देखिए इस जंक्शन में अगर आउट पाउचिंग हो जाए, आउट पाउचिंग मीन विसल बाहर निकले, तो आउट पाउचिंग ऑफ द विसल विल मेक द वॉल ऑफ विसल थिन और वीक। तो यहाँ पे रप्चर के चांसेस ज्यादा होंगे व्हेन द ब्लड प्रेशर इज हाई। और यहाँ पे कौन सी एन्यूरिज्म होती है, बेरी एन्यूरिज्म होती है, जिसमें ट्यूनिका मीडिया लैक होती है। ठीक है, तो अगर बीपी ज्यादा हो जाए तो इस पॉइंट पे, ये वो पॉइंट है जहाँ पे इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी किसके साथ कनेक्ट है, इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, और यहाँ पे अगर रप्चर हो जाए तो फिर ब्लीड होगी कि नहीं। और सर्कल ऑफ वेलस क्या है, ये ब्रेन की ब्लड सप्लाई है, और ब्रेन फ्लोट इन विच स्पेस, सब अराक्नॉइड स्पेस। तो इससे जो ब्लीडिंग जाएगी वो किस स्पेस में जाएगी, सब अराक्नॉइड, सो इट विल लीड टू सब अराक्नॉइड hemorrhage. So the most common site for subarachnoid hemorrhage is communication point between interior communicating artery and interior cerebral artery. Clear है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे जनाब रप्चर के चांसेस ज्यादा होंगे। और जब ये ब्लीडिंग होगी तो ये ब्लड किसके साथ मिलेगी, सब अराक्नॉइड स्पेस के अंदर सीएसएफ के साथ मिलेगी। एंड वेन एवर वी डू लंबार पंक्चर इट विल कंटेन ब्लड स्टेन्ड सीएसएफ। ठीक है, उसमें जनाब ब्लड कंटेन सीएसएफ होंगे। अनदर क्वेश्चन अगर आ जाए कि अगर एक पेशेंट है, देखिए ये भी एक क्लू है कि नॉन केस ऑफ हाइपरटेंशन है। ठीक है, उसमें जनाब थंडर क्लैप हेडेक है, थंडर क्लैप हेडेक, उसमें थंडर क्लैप हेडेक है, प्लस इसमें एलपी कराई गई, एलपी स्टैंड फॉर लंबार पंक्चर, और उस लंबार पंक्चर में हमें मिल गया जिंथोक्रोमिया। क्या चीज आ जाए, जिंथोक्रोमिया, जिंथोक्रोमिया। ये पॉइंट भी आता है, मतलब ये है कि एफसीपीएस जो पार्ट 1 एग्जाम है या सीपीएसपी के एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि नॉन केस ऑफ हाइपरटेंशन फॉलोड बाय थंडर क्लैप हेडेक हिस्ट्री एंड लंबार पंक्चर शोज जिंथोक्रोमिया, दैट इज अगेन द केस ऑफ व्हाट, आंसर इज सब अराक्नॉइड हेमोरेज। अब कुछ यहाँ पे लोग ये सोचते हैं कि सब अराक्नॉइड हेमोरेज के अंदर तो ब्लीडिंग होती है, और जब भी ब्लीडिंग होती है देयर विल बी ब्लड स्टेन्ड सीएसएफ, कि जो सीएसएफ हम निकालेंगे वो किस कलर के होंगे, रेड कलर के होंगे। यार जहाँ पे भी ब्लीडिंग होगी तो वो ब्लड तो हमें रेड दिखनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे पॉइंट उन लोगों ने क्या दिया है, जिंथोक्रोमिया। व्हाट इज दिस, जिंथो मीन येलो, जिंथो का मतलब क्या है, येलो, कि जो सीएसएफ का कलर है,
सब अरेक्नाइड हेमोरेज के अंदर वो कभी कभार क्या बन जाता है, येलो। तो ज़ेंथोमीन येलो और क्रोमियामीन कलर। तो येलो कलर CSF आफ्टर थंडरक्लैप हेडेक, अगेन स्टिल इट इज द केस ऑफ सब अरेक्नाइड हेमोरेज। अब ये क्यों होता है वो भी मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि सब अरेक्नाइड हेमोरेज के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, और ब्लीडिंग के अंदर आप लोगों को पता है ब्लड में आरबीसी होती है कि नहीं। तो ब्लीडिंग में आरबीसी की क्या हो जाएगी, डिस्ट्रक्शन। तो जब आरबीसी की डिस्ट्रक्शन होगी तो आरबीसी से क्या निकलेगी, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन जब डिस्ट्रॉय होगी तो इससे क्या बनेगी, हीम और ग्लोबिन। और इस हीम के अंदर क्या होता है, आयरन। क्या होता है, आयरन। और इसके साथ दूसरा क्या होता है, प्रोटोफोरपायरिन। ये पता है ना, प्रोटोफोरपायरिन। और प्रोटोफोरपायरिन की डिस्ट्रक्शन से बनती है बेलीवर्डिन। क्या बनती है, बेलीवर्डिन। और बेलीवर्डिन की डिस्ट्रक्शन से क्या बनती है, बिलिरुबिन बनती है। तो बिलिरुबिन कौन सा पिगमेंट देती है, येलो पिगमेंट देती है। तो येलो पिगमेंटेशन इन द CSF दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय लाइसिस ऑफ आरबीसी। और लाइसिस ऑफ आरबीसी का मतलब हीमोरेज है, लाइसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। और दैट ज़ेंथोक्रोमिक कलर, येलो कलर ऑफ CSF इज ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ बिलिरुबिन। और बिलिरुबिन तब आया है जब किस चीज की डिस्ट्रक्शन हुई है, हीमोग्लोबिन की। और हीमोग्लोबिन का मतलब आरबीसी की। और आरबीसी लाइसिस तब होती है व्हेन देयर इज हीमोरेज। क्लियर है। तो कभी कभार कंफ्यूज करने के लिए वो डायरेक्ट ये नहीं बताएंगे कि CSF जनाब हमारे पास रेड थी या CSF में ब्लड थी, वो तो डायरेक्ट पता चल जाता है कि ये सब अरेक्नाइड हेमोरेज है। लेकिन अगर वो ये बताए कि नोन केस ऑफ हाइपरटेंशन थंडरक्लैप हेडेक की हिस्ट्री में आई है, और इसके साथ क्या है, ज़ेंथोक्रोमिया, देयर इज येलो कलर कंटेनिंग CSF, अगेन इट विल बी द केस ऑफ सब अरेक्नाइड हेमोरेज। क्लियर है। तो सब अरेक्नाइड हेमोरेज के लिए इंपोर्टेंट पॉइंट थे। ज़ेंथोक्रोमिया कलर इसमें इसलिए होती है डिस्ट्रक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन की वजह से, एंड दैट इज ड्यू टू द रेज लेवल ऑफ बिलिरुबिन। क्लियर है। लेकिन रिस्क फैक्टर, कि रिस्क फैक्टर सब अरेक्नाइड हेमोरेज के लिए क्या है, कि व्हाट आर द रिस्क फैक्टर वेयर इन द पेशेंट देयर इज इंक्रीज चांस ऑफ सब अरेक्नाइड हेमोरेज। ठीक है। तो अभी इसमें जनाब हम पढ़ेंगे रिस्क फैक्टर्स के बारे में कि कौन कौन से जनाब रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से सब अरेक्नाइड हेमोरेज के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो लेके रिस्क फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर्स। ठीक है। रिस्क फैक्टर में सबसे पहले क्या लिखना है, हाँ जी, हाई ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। तो फर्स्ट वन इज अनकंट्रोल्ड HTN। HTN स्टैंड फॉर हाइपरटेंशन। बेरी एन्यूरिज्म हो सकती है कि नहीं, बेरी एन्यूरिज्म, बेरी एन्यूरिज्म। बेरी एन्यूरिज्म मीन, एन्यूरिज्म का मतलब क्या है, एबनॉर्मल डायलेटेशन ऑफ द वेसल्स, एबनॉर्मल डायलेटेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की कितनी लेयर होती है, 3 होती है, ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटीमा। अगर ये तीनों लेयर वेसल के एबनॉर्मली डायलेट हो जाए, आउट पाउचिंग हो जाए, उसको हम एन्यूरिज्म कहते हैं। और अगर ब्रेन के अंदर वेसल की एबनॉर्मल डायलेटेशन हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, बेरी एन्यूरिज्म। और बेरी एन्यूरिज्म के अंदर कौन सा लेयर एब्सेंट होता है, ट्यूनिका मीडिया। और इट इज एन्यूरिज्म हैविंग लैक ऑफ ट्यूनिका मीडिया लेयर। तो इधर देखे, ये तो वेसल है, सारे ब्लड वेसल है। अगर इस ब्लड वेसल की वाल किसी वीकनेस की वजह से बाहर की तरफ क्या हो जाए, आउट पाउच हो जाए, तो जितना वेसल बाहर की तरफ आउट पाउच होगा, गुब्बारे में जितना हम हवा भरेंगे वो आउट पाउच होगी, तो उसकी वेसल क्या हो जाती है, वाल थिन हो जाती है, वीक हो जाती है। तो फिर इन वाल के ऊपर थोड़ा सा भी अगर प्रेशर बढ़ जाए तो उससे रप्चर के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो बेरी एन्यूरिज्म is an abnormal dilatation of the blood vessel in the brain having lack of tunica media, increase the risk for subarachnoid hemorrhage। क्लियर है। फिर इसके बाद लेके the next condition which increase the risk for subarachnoid hemorrhage is smoking। smoking also is a risk factor। स्मोकिंग जनाब रिस्क फैक्टर है, और स्मोकिंग की वजह से बीपी भी क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। एट द एंड अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन कैन लीड टू सबअरेक्नॉइड हेमोरेज। और लेके पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी की फैमिली में हिस्ट्री हो, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री। ओके। कभी कभार एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि किडनी के अंदर एक डिजीज है, अगर जिसको वो हो
उस डिजीज की वजह से पेशेंट को सब अरेक्नोइड हेमोरेज की चांसेस बढ़ सकती है, दैट इज पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज पीकेडी। तो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। तो अब द क्वेश्चन कम के अगर एक पेशेंट है उसको पीकेडी है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है, तो इस पेशेंट को अगर फ्यूचर में रिस्क हो सकता है वो किस चीज का होगा, सब अरेक्नोइड हेमोरेज। या सब अरेक्नोइड हेमोरेज में बंदा लाया गया है, इस बंदे को अगर कोई रीजनल एसोसिएशन में पैथोलॉजी पूछी जाए तो आप लोगों का आंसर क्या होना चाहिए, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द रिस्क फैक्टर वेयर वी कैन सी फॉर द सब अरेक्नोइड हेमोरेज। क्लियर है। इन्वेस्टिगेशन लेके, इन्वेस्टिगेशन हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन फॉर सब अरेक्नोइड हेमोरेज। तो सब अरेक्नोइड हेमोरेज में याद रखें, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस विल बी सीटी स्कैन इफ द पेशेंट ब्रॉट विद इन 6 आवर, 6 घंटे के अंदर अंदर सीटी स्कैन। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज सीटी स्कैन विद इन, हाँ जी, 6 आवर। मतलब यह है कि पहले 6 घंटे के अंदर अंदर अगर पेशेंट को लाया गया, देन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस विल बी सीटी स्कैन, फिर सीटी स्कैन होगा। ठीक है, सीटी स्कैन हमें क्या बताएगा, सीटी स्कैन विल शो हाइपर डेंस एरिया। ये हमें क्या बताएगा, हाइपर डेंस एरिया। हाइपर डेंस एरिया का मतलब ये है कि एक्सेस ब्लीडिंग, ये ज्यादा ब्लड को बताता है, क्योंकि जब भी फ्लूइड आता है वो सीटी स्कैन पे डेंस हमें मिलती है, तो देयर विल बी हाइपर डेंस एरिया। लेकिन क्रोनिकली 6 आवर के बाद या कोई 2-3 दिन के बाद अगर फॉर एग्जांपल हम सीटी स्कैन के अलावा कोई मजीद इन्वेस्टिगेशन करना चाहे अलग, वो क्या है, एमआरआई। तो एमआरआई विद इन फ्यू डेज या एमआरआई आफ्टर सीटी स्कैन। So initially the best investigation of choice within 6 hours answer is always CT scan. After CT scan, after 1 day, 2 days या 3 days, then the next investigation is MRI. और हम बाद में क्या कर सकते हैं, lumbar puncture करेंगे। Lumbar puncture is a procedure where we can use spinal needle and we can insert that to take CSF for the diagnosis of certain conditions. तो लंबार पंक्चर पे अपने MCQs आते, लेकिन द बेस्ट एरिया फॉर लंबार फंक्शन इज आल्सो आस्क्ड इन द एग्जाम, दैट इज बिटवीन L4 एंड L5। ठीक है, तो L4 L5 के दरमियान जो लंबर वर्टेब्रा 4 है और 5, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन याद रखें कि जो नीडल है वो हम इंसर्ट करते हैं बिलो L4 एंड अबव L5। तो L4 के नीचे L5 के ऊपर हम स्पाइनल नीडल इंसर्ट करते हैं और डिफरेंट स्ट्रक्चर के जरिए पियर्स करके हम सब अरेक्नोइड स्पेस तक पहुंचते हैं और वहां से क्या निकालते हैं, CSF निकालते हैं। और ये CSF फिर हम सर्टेन डिजीज की डायग्नोसिस में चेक करते हैं कि विच टाइप ऑफ पैथोलॉजी इज देयर। तो यहाँ पे अगर किसी को सब अरेक्नोइड हेमोरेज हो और इससे हम लंबार पंक्चर के जरिए CSF निकाले, तो इट विल बी ब्लड स्टेन। इसके अंदर क्या होगा, ब्लड स्टेन। तो एक तो एग्जाम में आ सकता है कि ब्लड स्टेन CSF हो सकते हैं। ठीक है, अगर ये नहीं है तो फिर एग्जाम में यही आ सकता है कि ब्लड का जो CSF का जो कलर है वो RBC लाइसिस की वजह से क्या हो चुका होगा, येलो कलर का होगा, और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ज़ेंथोक्रोमिया। तो मतलब ज़ेंथोक्रोमिक कलर या ज़ेंथोक्रोमिया या ब्लड स्टेन CSF, these are the finding which we can see when we take excess CSF from the lumbar puncture mechanism। क्लियर है। ओके, ट्रीटमेंट में यह पॉइंट याद रखें कि अगर ट्रीटमेंट की पॉइंट आ जाए कि व्हाट आर द ट्रीटमेंट वे, तो ट्रीटमेंट में तो सबसे पहले इनिशियली स्टेबलाइज द पेशेंट। इनिशियली फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेबलाइज द पेशेंट, हम पेशेंट को स्टेबलाइज करते हैं। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट वे। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि विच कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज्ड फॉर सब अरेक्नोइड हेमोरेज। हाँ जी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर तो ज्यादा है, निपेडिपिन, निकार्डिपिन। ठीक है, अब ऐसा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो सब अरेक्नोइड हेमोरेज के अंदर सबसे ज्यादा इफेक्टिव साबित होता है, दैट इज ऑफ निमोडिपिन। उसका क्या नाम है, निमोडिपिन। सो निमोडिपिन, और ये आप लोगों ने याद रखना है, निमोडिपिन एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। ये क्या करता है, हाँ जी, वैसे कैल्शियम का काम क्या है, कंस्ट्रक्शन है।
तो अगर हम कैल्शियम फॉर एग्जांपल बढ़ाए, ये बात सुन ले, इफ कैल्शियम इज इंक्रीज इट विल कॉज वेजो कंस्ट्रक्शन, क्योंकि कैल्शियम का काम क्या है, कंस्ट्रक्शन है। लेकिन अगर हम कैल्शियम चैनल ब्लॉक कर देंगे तो वो क्या करेगी, वेजोडाइलेशन। तो अगर हम ब्रेन में वेजोडाइलेशन करें तो ब्रेन को तो जो ब्लड मिलती है वो तो अगेंस्ट द ग्रेविटी मिलती है। इसका मतलब अगर हार्ट है उससे हमने ब्लड नीचे पहुंचाना है, ये टुवर्ड द ग्रेविटी है। लेकिन अगर हार्ट से हमने ब्लड अवे ऊपर पहुंचाना है, ये क्या है, अगेंस्ट द ग्रेविटी है। तो अगर वेजोस्पाज्म हुई है तो स्पाज्म की वजह से तो ब्लड की फ्लो क्या है, वो ज्यादा होगी। तो अगर हमने ऊपर ब्लीडिंग कम करनी है तो हमने वेसल को क्या करना है, डायलेट करना है। जब वेसल डायलेट होगा तो ब्लड क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो ऊपर ब्लीडिंग की चांसेस क्या होगी, कम होगी। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर निमोडिपिन इज बेस्ट यूज फॉर सब अराक्नोइड हेमोरेज टू प्रिवेंट वेजोस्पाज्म। ये किस चीज को प्रिवेंट करता है, वेजोस्पाज्म। ये कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करके कंस्ट्रक्शन को खत्म करके वेजो क्या कराएगा, डायलेशन। और वेजो डायलेशन की वजह से ब्लड की जो टेंडेंसी है या ब्लीडिंग की जो रेट है वो कम हो जाएगी, एंड द पेशेंट विल बी ऑल राइट, एंड द पेशेंट विल बी रिकवर फास्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास पेशेंट की बीपी भी तो ज्यादा है। तो सब अराक्नोइड हेमोरेज के अंदर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए जो ज्यादा यूज होता है वो लेब्यूटालोल है। लेब्यूटालोल इज अ ड्रग, इट इज अ बीटा ब्लॉकर, इट इज यूज टू डिक्रीज द हाइपरटेंशन, टू डिक्रीज हाइपरटेंशन। तो बीपी को एक तरफ कंट्रोल करेंगे लेब्यूटालोल से और दूसरी तरफ सीसीबी देंगे ताकि जो ब्लीडिंग रेट है या ब्लीडिंग सिविरिटी है उसको हम कम से कम कर सकें। तो दोनों हालतों की वजह से या दोनों मैकेनिज्म्स की वजह से पेशेंट की रिकवरी चांस क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। क्लियर है? तो लेब्यूटालोल ब्लड प्रेशर को कम करेगी और निमोडिपिन वेजोस्पाज्म की रेट को कम करेगी, एंड द पेशेंट विल बी ऑल राइट। क्लियर है? सो लेब्यूटालोल ये बीटा ब्लॉकर है, लेकिन इसका एक एमसीक्यूज आता है कि ऐसा बीटा ब्लॉकर बताए जिसका एक्ट अल्फा रिसेप्टर पे भी हो और बीटा पे भी हो। आंसर इज लेब्यूटालोल। लेब्यूटालोल इज द ओनली बीटा ब्लॉकर, ये साथ में लिखे कि द बीटा ब्लॉकर्स which can act on both अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स। ठीक है जी, ये क्वेश्चन याद रखें। तो आप लोगों को अभी क्या बताया मैंने, लेब्यूटालोल। वैसे लेब्यूटालोल जो है अपना किस चीज की फैमिली का है, बीटा ब्लॉकर। लेकिन ये ऐसा बीटा ब्लॉकर है कि इसने किसको भी इनहिबिट करना होता है, अल्फा को भी। और अल्फा और बीटा दोनों को ब्लॉक करने से ब्लड प्रेशर क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। नेक्स्ट, अगर लेब्यूटालोल एग्जाम में नहीं आया और फिर इन लोगों ने ये पूछा है कि ऐसा ड्रग बताए जिसका बीटा ब्लॉकिंग इफेक्ट भी हो और अल्फा ब्लॉकिंग इफेक्ट भी हो, आंसर इज कार्बिडिलोल। फिर वो क्या है, कार्बिडिलोल। तो कार्बिडिलोल इज अनदर बीटा ब्लॉकर विच कैन एक्ट ऑन बोथ अल्फा एंड बीटा। तो ये दोनों ड्रग्स याद रखे और ये आते हैं एमसीक्यूज में। लेब्यूटालोल के अंदर बी है, बी फॉर बोथ इफेक्ट अल्फा एंड बीटा। क्लियर है? तो दिस व्हाट वी हैव थिंक अबाउट फॉर सब अराक्नोइड हेमोरेज। सब अराक्नोइड हेमोरेज का एक क्वेश्चन आता है बहुत आसान, थंडर क्लैप हेडेक विद सीवियर हाइपरटेंशन या सीवियर हाइपरटेंशन विद वर्स हेडेक ऑफ लाइफ एंड ज़िंथोक्रोमिया ऑन सीएसएफ। थिंक अबाउट सब अराक्नोइड हेमोरेज। सब अराक्नोइड हेमोरेज की जो पॉइंट है जहां पे इससे ब्लीडिंग ज्यादा होगी, दैट इज द पॉइंट बिटवीन इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी एंड इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ठीक है जी, ये पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं। वेरी एनुरिज्म ये वेसल की प्रॉब्लम है। वेसल की एबनॉर्मल क्या है, डायलेटेशन है। अगर वेरी एनुरिज्म की लेवल पर नेक्रोसिस हो जाए तो हमने पढ़ा था कि एनी नेक्रोसिस व्हिच कैन अफेक्ट द वेसल वो फेब्रिनॉइड नेक्रोसिस होगी। ठीक है, तो वेरी एनुरिज्म के साथ अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए रिगार्डिंग नेक्रोसिस, यू पीपल शुड थिंक अबाउट द फेब्रिनॉइड नेक्रोसिस। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके, नेक्स्ट केस लेके, a middle age male while crossing the road suddenly hit by
a cricket ball on the head and become unconscious and after few minutes regain the consciousness. Drowsy, confusion and vomiting. On examination, the patient looked very frustrated and emergent CT scan was done which shows lens shaped hematoma. Most likely diagnosis. Okay, this is also a very important question for the FCPS Part 1 एग्जाम. ठीक है जी. देखिए, मिडिल एज मेल है. ठीक है, वो जनाब मिडिल एज मेल वाइल क्रॉसिंग द रोड. ठीक है जी, एक बंदा था जनाब, वो रोड क्रॉस कर रहा था, किसी ने फॉर एग्जांपल 6 मारी है क्रिकेट में. रोड इज असाइड टू दी क्रिकेट स्टेडियम और वो बॉल जनाब उसके सर पे आकर जो है ना हिट हुआ है सडनली. अब बॉल का सर पे हिट होना, इट इज अ टाइप ऑफ ट्रोमा. ये ट्रोमा है. उसके बाद द पर्सन बिकम अनकॉन्शियस. जो ही उसको बॉल ने हिट की है, द पर्सन लूज हिज कॉन्शियसनेस एंड द पर्सन बिकम अनकॉन्शियस. वो बेहोश हो गया, लेकिन कुछ मिनट्स के बाद वो फिर से किस में आया? होश में आया. उसने अपनी कॉन्शियसनेस दोबारा क्या की है? रिगेन कर ली है. साथ में ड्राउजी था, कंफ्यूजन, वोमिटिंग. पेशेंट लुक वेरी फ्रस्ट्रेटेड. और हमने जब इमरजेंसी में सीटी स्कैन किया, सीटी स्कैन पे हमें क्या चीज शो हो गया? लेंस शेप हेमाटोमा. ये एमसीक्यूज याद रखें. तो 3 चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पे बात कर रहा हूँ. नंबर 1 इज क्रिकेट बॉल. अब क्रिकेट बॉल की बजाय वो आरटीए भी दे सकते हैं, क्रिकेट बॉल की बजाय वो पंच भी बता सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री किस चीज की होगी? ट्रोमा की होगी, स्कल ट्रोमा की हिस्ट्री होगी. तो नंबर 1 इज ट्रोमा. Another, this is the very important area. अनकॉन्शियसनेस के बाद कुछ वक्त के बाद दोबारा किस चीज को रिगेन करना? कॉन्शियसनेस को. ये दूसरी बात हो गई. और तीसरी बात हमारे पास क्या है? लेंस शेप हीमाटोमा है. तो ऐसी कंडीशन जिसमें स्कल ट्रोमा की हिस्ट्री हो और उसके बाद पेशेंट अनकॉन्शियस होकर कुछ वक्त के बाद दोबारा क्या हो जाए? कॉन्शियसनेस में आ जाए और सीटी स्कैन के ऊपर लेंस शेप हीमाटोमा भी हमें मिले. दिस इज अ डायग्नोस्टिक ऑफ एपिड्यूरल हीमाटोमा. ये किसका डायग्नोस्टिक है? एपिड्यूरल हीमाटोमा. तो दिस इज एपिड्यूरल हीमाटोमा. एपिड्यूरल हीमाटोमा वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम. एपिड्यूरल हीमाटोमा को एक और नाम भी कहते हैं. इट इज आल्सो नोन एज एक्स्ट्राड्यूरल हीमाटोमा. इसका दूसरा नाम क्या है? एक्स्ट्राड्यूरल हीमाटोमा. तो देखे, चाहे एपिड्यूरल हीमाटोमा एग्जाम में हो या एक्स्ट्राड्यूरल हीमाटोमा हो, इन दोनों की मीनिंग क्या है? वो सेम है. अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे. देखें, फॉर एग्जांपल दिस इज अ ब्रेन. दिस इज अ ब्रेन मैटर. ये ब्रेन है. ठीक है, ब्रेन के साथ वो लेयर जो एडहेरेंट है,
बिल्कुल इसके साथ चिपका हुआ लेयर है, विच इज एडहेरेंट लेयर एंड वेरी वेरी डेलिकेट लेयर। ये क्या है? डेलिकेट लेयर है, नाजुक लेयर है। दिस लेयर इज कॉल्ड पाया मैटर। इसको हम क्या कहते हैं? पाया मैटर। इस पाया मैटर के ऊपर जो नेक्स्ट लेयर है दैट इज कॉल्ड अराकनॉइड मैटर। इसको हम क्या कहते हैं? अराकनॉइड मैटर। ठीक है जी। अराकनॉइड मैटर के ऊपर जो नेक्स्ट लेयर है, अराकनॉइड मैटर के ऊपर जो नेक्स्ट लेयर है उसको हम क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड ड्यूरा मैटर। इसको हम ड्यूरा मैटर कहते हैं। दैट इज ड्यूरा मैटर। ड्यूरा, और ड्यूरा मैटर के ऊपर क्या होता है? स्कल बोन्स होते हैं। सो हेयर दिस इज अ स्कल बोन। ये फॉर एग्जांपल आप लोग इमेजिन करें, दीज आर दी स्कल बोन। तो इस डायग्राम को अगर हम देखें, दिस इनर लेयर इज कॉल्ड पाया मैटर। इसके बाद ये वाला लेयर कौन सा है? अराकनॉइड, अराकनॉइड मैटर। ठीक है जी, अराकनॉइड मैटर। इसके बाद ये वाला कौन सा लेयर है? दैट इज ड्यूरा मैटर। ड्यूरा इज अ थिक आउटर लेयर ऑफ द ब्रेन। और ये जनाब हमारे पास स्कल बोन है। दीज आर स्कल बोन। अब इधर क्वेश्चन सुन ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्कल बोन और ड्यूरा के दरमियान इस स्पेस को हम क्या कहते हैं? एपीड्यूरल स्पेस। क्योंकि ये ड्यूरा मैटर है ना, ये जो ब्लू वाला है ये ड्यूरा है, तो ये स्पेस ड्यूरा से ऊपर है। तो इस स्पेस को जनाब, इस स्पेस को हम क्या नाम देंगे? हाँ जी, एपीड्यूरल स्पेस। दैट इज एपीड्यूरल स्पेस। अब इस स्पेस को देखिए, ये ड्यूरा से क्या है? नीचे है। तो इस स्पेस को हम क्या कहेंगे? सब ड्यूरल स्पेस। एपी मीन अपॉन, एबव, और सब मीन बिलो, बीनीथ। ठीक है। सो एपी मीन एबव ड्यूरा, बिलो द स्कल बोन। तो एपीड्यूरल स्पेस है, और ड्यूरा के नीचे अराकनॉइड के ऊपर ये क्या है? सब ड्यूरल स्पेस है। और ये कौन सा स्पेस? ये तो ये जो रेड वाला है ये अराकनॉइड मैटर है। तो इस रेड के नीचे स्पेस को क्या कहेंगे? सब अराकनॉइड स्पेस। इसके अंदर क्या होता है? सब अराकनॉइड स्पेस में CSF होता है। और जो सबसे आखिर वाला स्पेस लेयर है पाया, पाया मैटर टाइटली एडहेरेंट टू दी ब्रेन मैटर। तो ब्रेन और पाया मैटर के दरमियान कोई स्पेस नहीं है, क्योंकि ये मैटर जो है, ये लेयर ब्रेन पेरेन्काइमा के साथ क्या है? क्लोजली टच है, एडहेरेंट है। तो हाउ मेनी स्पेसेस वी हैव? 3, एपिड्यूरल स्पेस, सबड्यूरल स्पेस एंड सब अराकनॉइड स्पेस। अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ। ये जो एपिड्यूरल स्पेस है, इसके अंदर जनाब हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के वेसल्स रन करते हैं। दिस इज वेसल, और ये वेसल यूजुअली आर्टरी होती है। क्या होती है? आर्टरी। यहाँ पे सब ड्यूरल स्पेस के अंदर छोटे छोटे वेन्स होते हैं। क्या होते हैं? वेन्स। इसको हम कहते हैं ब्रिजिंग वेन्स। दीज आर कॉल्ड ब्रिजिंग वेन। अब इधर देखिए, अगर किसी को ट्रोमा हो जाए, स्कल पे ट्रोमा हो जाए, तो ट्रोमा की वजह से इस एपिड्यूरल स्पेस के अंदर से वेसल से ब्लीड हो सकती है कि नहीं? अगर फॉर एग्जांपल सुन ले कहानी, अगर यहाँ पे इस वेसल को कोई रप्चर हो जाए और इस वेसल से क्या हो जाए? ब्लीड, तो ये ब्लड जो बाहर निकलेगी वो इस स्पेस के अंदर क्लॉट बन जाएगी। क्या बन जाएगी? क्लॉट। तो क्लॉटेड ब्लड आउटसाइड द वेसल इज कॉल्ड हीमाटोमा। इसको क्या कहते हैं? हीमाटोमा। अब हम तो कहते हैं कि मेजॉरिटी जब किसी चीज के आखिर में ओमा आता है तो वो हमारे पास क्या होता है? कैंसर होता है, ट्यूमर होता है। लेकिन ऑल ओमास आर नॉट कैंसर, लाइक हीमाटोमा। जिस तरह हमने कुछ डिजीज पढ़ी थी क्रोनिक कंडीशन में, इन्फ्लेमेटरी, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी सेल की ग्रुप को हम ग्रेनुलोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेनुलोमा। तो हमेशा ऑल ओमास आर नॉट कैंसर। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी वेसल से ब्लीडिंग हो जाए और वो ब्लीडिंग बाहर जाकर क्या बन जाए? क्लॉट, तो उसको हम क्या कहते हैं? हीमाटोमा। लेकिन अगर ये हीमाटोमा किस स्पेस के अंदर बन जाए? एपिड्यूरल, तो उसको हम एपिड्यूरल हीमाटोमा कहते हैं। अगर ये ब्लीडिंग इस ब्रिजिंग वेन से हो जाए और हीमाटोमा बन जाए किस स्पेस में? सबड्यूरल स्पेस में, तो उसको हम सबड्यूरल हीमाटोमा कहते हैं। लेकिन अगर ये ब्लीडिंग किधर हो जाए? सबअराकनॉइड स्पेस में, तो उसमें ब्लीडिंग क्लॉट नहीं बनाएगी, क्योंकि वो ब्लड किसके साथ मिक्स होगी? CSF के साथ, उसके साथ आएगी, तो उसको हम सब अराकनॉइड हीमोरेज कहते हैं। क्लियर है? तो एपिड्यूरल हीमाटोमा होता है, सब ड्यूरल हीमाटोमा और सब अराकनॉइड हीमोरेज होती है। तो ये सब अराकनॉइड हीमोरेज तो हमने डिस्कस की है, लेकिन एपिड्यूरल और सब ड्यूरल हीमाटोमा ये हम अब डिफरेंशिएट करेंगे, और इसमें मैं बताऊंगा कि एग्जाम में कौन कौन सी पॉइंट्स अगर एग्जामिनर देगा तो आप लोग डिफरेंशिएट करेंगे कि एपिड्यूरल हीमाटोमा है कि सबड्यूरल हीमाटोमा। तो इस साइड पे लेके
एक साइड पे हेडिंग दे एपिड्यूरल हीमाटोमा और यहां पे लेके सबड्यूरल हीमाटोमा। इन दोनों की सबसे पहले लेके डेफिनेशन कि व्हाट आर दी डेफिनेशंस ऑफ दीज टू। तो इसमें तो लेके कलेक्शन ऑफ ब्लड outside the blood vessel in which space? In epidural space। अगर एपिड्यूरल स्पेस के अंदर ब्लड बाहर कलेक्ट हो जाए वेसल से, देखिए अगर ब्लीडिंग होगी और ब्लीडिंग के दौरान वट एवर द ब्लड इज कम आउट ऑफ द वेसल एंड इट मे क्लॉट आउटसाइड दैट वेसल, इट इज कॉल्ड हीमाटोमा। तो अगर ब्लड की कलेक्शन एपिड्यूरल स्पेस में हो जाए, एपिड्यूरल हीमाटोमा, ठीक है। और यहां पे लेके कलेक्शन ऑफ ब्लड आउटसाइड द वेसल इन सबड्यूरल स्पेस, इसको हम क्या कहेंगे? सबड्यूरल हीमाटोमा। क्लियर है? पहली प्रायोरिटी तो आप लोगों ने ये याद रखनी है। नेक्स्ट देखे रिस्क फैक्टर्स। व्हाट आर दी रिस्क फैक्टर्स फॉर एपिड्यूरल हीमाटोमा? हाँ जी, द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर एपिड्यूरल हीमाटोमा इज स्कल बोन फ्रैक्चर या ट्रोमा टू द स्कल। तो यहां पे लेके ट्रोमा मतलब ट्रोमा से मुराद स्कल बोन को अगर फ्रैक्चर हो जाए या ट्रोमा हो जाए, इसमें फिर रप्चर ऑफ द वेसल के चांसेस ज्यादा होते हैं। और अगर ये भी क्वेश्चन में आ जाए कि स्कल के अंदर किस बोन की फ्रैक्चर में एपिड्यूरल हीमाटोमा के चांसेस ज्यादा होंगे, आंसर इज टेम्पोरल बोन। कौन सा बोन? टेम्पोरल बोन। तो टेम्पोरल बोन फ्रैक्चर इंक्रीज द रिस्क फॉर एपिड्यूरल हीमाटोमा। क्लियर है? ओके, फिर यहाँ पे ये जो सबड्यूरल है, सबड्यूरल हीमाटोमा के अंदर द रिस्क फैक्टर आर अल्कोहलिज्म, मतलब क्रोनिक अल्कोहलिज्म की वजह से, ठीक है। सबड्यूरल हीमाटोमा इसकी रिस्क फैक्टर स्मोकिंग लेके, ठीक है, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म और लास्ट बट नॉट द लीस्ट द अनदर रिस्क फैक्टर फॉर सबड्यूरल हीमाटोमा दैट इज एल्डरली पीपल। एल्डरली मीन जो ओल्डर पीपल होते हैं उसमें भी सबड्यूरल हीमाटोमा के चांसेस तो ज्यादा होते हैं। यहाँ पे लेके ओल्डर पीपल में देखे, यहाँ पे अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग और ओल्डर पीपल, यहाँ से जो ब्लीड होगी ना, इन चीज़ों की वजह से इसलिए होती है कि यहाँ पे जो वेसल है वो वेन्स है, लेकिन आर्टरी से ब्लड निकालना उसके लिए मैसिव किस चीज़ की जरूरत होती है? ट्रोमा की। तो ब्रेन ट्रोमा या स्कल ट्रोमा दैट इज मोस्ट लाइकली फॉर एपिड्यूरल हीमाटोमा। लेकिन क्रोनिक अल्कोहलिक पेशेंट था, ये इसकी हिस्ट्री आती है, ये मैं अब बाद में आप लोगों को बता दूंगा कि आप लोगों ने कैसे डिफरेंशिएट करना है कि हमने एपिड्यूरल हीमाटोमा लिखना है कि सबड्यूरल हीमाटोमा। द थर्ड पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर टू बी ब्लीड। स्ट्रक्चर टू बी ब्लीड, स्ट्रक्चर टू बी ब्लीड। अगर किसी को एपिड्यूरल हीमाटोमा है तो उसकी एपिड्यूरल स्पेस के अंदर कौन सी स्ट्रक्चर ब्लीड करेगी? मिडल मेनिंजियल आर्टरी, MMA। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिस इज मिडल मेनिंजियल आर्टरी, मिडल मेनिंजियल आर्टरी। और मिडल मेनिंजियल आर्टरी क्रीनियल फोसा के अंदर कहां से गुजरती है? फोरामेन स्पाइनोसम से। कहां से गुजरती है? फोरामेन स्पाइनोसम। मिडल क्रीनियल फोसा याद है, उसके अंदर फोरामेन स्पाइनोसम से ये गुजरती है, MMA। दिस इज द ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी और मैक्सिलरी आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। क्लियर है? तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से एक ब्रांच निकलती है मैक्सिलरी आर्टरी, और मैक्सिलरी आर्टरी कैन गिव राइज टू मिडल मेनिंजियल आर्टरी। तो यहाँ पे एपिड्यूरल स्पेस के अंदर द मेन आर्टरी विच रन दैट इज मिडल मेनिंजियल आर्टरी, इसकी ब्लीडिंग से अगर हीमाटोमा बन जाए तो उसको एपिड्यूरल या एक्स्ट्राड्यूरल हीमाटोमा कहते हैं। यहाँ पे कौन सी वेन है? हाँ जी, आंसर इज ब्रिजिंग वेन। यहाँ पे डिफरेंट वेन की क्या है? कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे जनाब इसको हम कहते हैं ब्रिजिंग वेन। अगर ब्रिजिंग वेन पेपर में नहीं है तो आप लोग लिख सकते हैं ग्रेट सेरेब्रल वेन। कौन सी वेन? ग्रेट सेरेब्रल वेन। तो अगर पेपर में ब्रिजिंग वेन है कि सबड्यूरल हीमाटोमा के अंदर द मोस्ट लाइकली स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीड, तो आप लोगों ने क्या लिखना है? ब्रिजिंग वेन।
और अगर ब्रिजिंग वेन नहीं है तो आप लोग ग्रेट सेरेब्रल वेन भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। ओके, सिम्टम्स लेके एपिड्यूरल हीमाटोमा पेशेंट की क्लिनिकल प्रेजेंटेशन या क्लिनिकल फीचर क्या है। क्लिनिकल नंबर 1 हेडेक। भाई ट्रोमा है तो ट्रोमा के अंदर हेडेक होगी। ठीक है, हेडेक के साथ साथ देयर में बी वोमिटिंग, पेशेंट को क्या होगा, वोमिटिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है, आंसर इज लूसिड इंटरवल। किस चीज इसकी होगी, लूसिड। तो सीपीएसपी के अंदर ये एमसीक्यूज में 2-3 दफा वन लाइन आया है, लूसिड इंटरवल इज अ क्लासिकल प्रेजेंटेशन ऑफ विच हीमाटोमा, एपिड्यूरल हीमाटोमा। एपिड्यूरल हीमाटोमा के अंदर लूसिड इंटरवल होता है। व्हाट इज मेंट बाय लूसिड इंटरवल, देखें इसमें हिस्ट्री ये होगी कि पेशेंट क्या होगा, जब उसको ट्रोमा हो जाए या स्कल बोन फ्रैक्चर हो जाए तो उसके बाद एकदम ही पेशेंट क्या हो जाएगा, अनकॉन्शियस। लेकिन कुछ वक्त के बाद पेशेंट क्या चीज रिगेन करेगा, कॉन्शियसनेस, लेकिन फिर किस में चला जाएगा, अनकॉन्शियस। सो द कॉन्शियसनेस स्टेट बिटवीन टू अनकॉन्शियसनेस दैट इज नोन एज अ लूसिड इंटरवल। इधर मैंने आप लोगों को हिस्ट्री में क्या लिखा है कि व्हेनेवर द बॉल इज हिट टू द हेड ऑफ अ पेशेंट द पेशेंट बिकम अनकॉन्शियस, लेकिन फ्यू मिनट्स लेटर कुछ वक्त के बाद द पेशेंट रिगेन देयर कॉन्शियसनेस, ऐसा है ना। तो यहाँ पे पेशेंट अनकॉन्शियस हुआ था लेकिन वो दोबारा किस में आया है, अनकॉन्शियसनेस में आया है। तो यहाँ पे जो एग्जामिनर आप लोगों को ये हिस्ट्री दे रहा है ये इनडायरेक्टली किस चीज का बात बता रहे, लूसिड इंटरवल, कि पेशेंट अनकॉन्शियस हुआ था, कुछ वक्त के बाद वो दोबारा किस में आया है, कॉन्शियसनेस में आया है, दैट इज लूसिड इंटरवल। एंड लूसिड इंटरवल इज अ क्लू टुवर्ड विच हीमाटोमा, आंसर इज एपिड्यूरल हीमाटोमा। क्लियर है। और इसके बाद देखिए द पेशेंट में हैव वोमिटिंग लिख लिया, हेडेक लिख लिया, लूसिड इंटरवल लिख लिया और नीचे लिखे ड्राउजी, द पेशेंट में भी ड्राउजी। तो यहाँ पे जनाब द पेशेंट इज ड्राउजी, ड्राउजी। ओके, नेक्स्ट देखिए क्लिनिकल फीचर ऑफ सबड्यूरल हीमाटोमा, ग्रेजुअल हेडेक, ग्रेजुअल हेडेक, हेडेक, वोमिटिंग एंड कंफ्यूजन। ठीक है, मेंटली ये बंदे ओरिएंटेड नहीं होते। ठीक है, इसके सिम्टम जल्दी आएंगे कि इसके सिम्टम, एपिड्यूरल हीमाटोमा के सिम्टम क्विक आते हैं क्योंकि ये ट्रोमा की वजह से होती है, लेकिन ये अल्कोहलिक पेशेंट स्मोकिंग में इसमें जो है ना सिम्टम क्या आते हैं, ग्रेजुअल सिम्टम्स आते हैं। इसमें सिम्टम को आने में देर लगती है, आहिस्ता आहिस्ता आती है। क्लियर है जी। नेक्स्ट यहाँ पे इसमें लेके व्हाट इज दी सीटी स्कैन फाइंडिंग, सीटी स्कैन फाइंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम एपिड्यूरल हीमाटोमा पेशेंट में सीटी स्कैन करें तो हमें कौन सी शेप हीमाटोमा मिलेगी, लेंस शेप हीमाटोमा। इसको क्या कहते हैं, लेंस शेप हीमाटोमा इज आल्सो नोन एज बाई कन्वेक्स हीमाटोमा, बाई कन्वेक्स शेप हीमाटोमा, बाई कन्वेक्स शेप हीमाटोमा। लेकिन अगर हम इस पेशेंट के अंदर सीटी स्कैन करें सबड्यूरल हीमाटोमा में तो उसमें हमें कौन सी शेप हीमाटोमा मिलेगी, बाई कनकेव शेप हीमाटोमा, बाई कनकेव शेप हीमाटोमा। क्लियर है। तो ये पॉइंट्स याद रखने हैं, एक बाई कन्वेक्स है और दूसरी बाई कनकेव शेप हीमाटोमा है। इसको हम वैसे लेंस शेप आर लेमन शेप हीमाटोमा भी कहते हैं। कभी कभार एग्जामिनर पूछ सकता है लेंस शेप या लेमन शेप हीमाटोमा दैट इज बाई कन्वेक्स एपिड्यूरल होता है, लेकिन इसमें इसको बनाना शेप हीमाटोमा भी कहते हैं, बनाना शेप हीमाटोमा, बनाना शेप हीमाटोमा। तो ये हमारे पास क्या है, बाई कनकेव शेप है। इधर देखिए जो ह्यूमन लेंस है वो इस तरह होता है, ऐसा। ह्यूमन आई के अंदर जो लेंस है इट इज बाई कन्वेक्स। तो ये बाहर की तरफ से दोनों मतलब साइड निकली है ना, तो ये लेमन की तरह दिख रहा है कि नहीं, दिस लुक लाइक लेमन। और ये हमारे पास बाई कन्वेक्स भी है और इसको हम लेंस शेप भी कहते हैं। तो ये हमारे पास कौन सा हीमाटोमा है, एपिड्यूरल हीमाटोमा। लेकिन अगर हम इसको देखें फॉर एग्जाम्पल इसकी दोनों साइड इस तरह बाहर की तरफ आई होगी कि अंदर की तरफ इस तरह, ये कौन सा है, कनकेव। ये भी एक केविटी है और ये भी एक केविटी है, तो उसको हम बाई कनकेव शेप या बनाना शेप हीमाटोमा कहते हैं। क्लियर है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी को स्कल फ्रैक्चर हो जाए, टेम्पोरल बोन फ्रैक्चर हो जाए, उसके बाद पर्सन अनकॉन्शियस हो,
कुछ वक्त के बाद दोबारा कॉन्शियसनेस में आ जाए और फिर से अनकॉन्शियस हो जाए, तो ये इनडायरेक्टली कौन से इंटरवल की बात हो रही है? लूसिड इंटरवल। साथ में पेशेंट को वोमिटिंग हो, ड्राउजीनेस हो, सीटी स्कैन पे उसकी बाई कन्वेक्स शेप हीमाटोमा विच इज लेमन शेप और व्हाट लेमन शेप या लेंस शेप हीमाटोमा आ जाए, दैट विल बी अ डायग्नोस्टिक ऑफ एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल बाई कनकेव शेप आ जाए, क्रोनिक अल्कोहलिक पर्सन है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी हेडेक हो रही थी, कंफ्यूजन हो रही थी, और हमने जाकर सीटी स्कैन की, सीटी स्कैन शो दिस बाई कनकेव शेप बनाना शेप हीमाटोमा, थिंक अबाउट सबड्यूरल हीमाटोमा। क्लियर है? दोनों की ट्रीटमेंट सर्जरी है। नीचे लिखे ट्रीटमेंट आप लोग लिखे, तो ट्रीटमेंट इज सर्जिकल इवाकुएशन। सर्जरी के जरिए हम हीमाटोमा को क्या करेंगे? इवाकुएट करेंगे, बाहर एस्पिरेट करेंगे। किस तरीकों से? एक को कहते हैं बर होल टेक्निक, मतलब एक यहाँ पे जनाब बर होल टेक्निक होता है, हम उस पे जनाब यहाँ पे ग्राइंडर के जरिए जनाब क्या करते हैं? होल क्रिएट करते हैं। ये नाम सुना है कि नहीं? तो आप लोग यहाँ पे BURRHUHOLE इसको कहते हैं बर होल प्रोसीजर। अगर बर होल प्रोसीजर ना आए, द बेस्ट नाउअडेज दैट इज क्रेनियाटमी, हम क्रेनियाटमी करते हैं। क्रेनियोटोमी के जरिए, क्रेनियाटमी के जरिए हम होल क्रिएट करते हैं और एपिड्यूरल या सब ड्यूरल हीमाटोमा की जो एक्सेस अक्यूमुलेशन है, मतलब ब्लड क्लॉट की, वो हम बाहर की तरफ क्या करते हैं? एस्पिरेट कर देते हैं। क्लियर है जी? तो ये जनाब बर होल टेक्निक इन क्रेनियाटमी के जरिए हम जो एक्सेस ब्लड है अक्यूमुलेट है एपिड्यूरल स्पेस में या सबड्यूरल स्पेस में, उसको हम क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। ठीक है जी। अनदर क्वेश्चन दे कॉमनली आस्क्ड इन एग्जाम के यहाँ पे देखे, अब known case of epidural hematoma, a known case of epidural hematoma, patient suddenly developed fixed and dilated pupil, fixed and dilated pupil, most likely structure involved, anyone, ये क्या चीज है? अगर एपिड्यूरल हीमाटोमा है तो जितना हीमाटोमा की साइज बढ़ेगी तो ये नियर बाई कुछ स्ट्रक्चर को क्या कर सकती है? कंप्रेस कर सकती है। एंड द मोस्ट लाइकली स्ट्रक्चर टू कंप्रेस इन एपिड्यूरल हीमाटोमा इज थर्ड क्रेनियल नर्व। वो कौन सी नर्व है? थर्ड नर्व। और थर्ड नर्व का नाम क्या है? ओकुलोमोटर नर्व। ओकुलोमोटर नर्व का काम क्या है? आई के अंदर ये मुख्तलिफ ओकुलर मसल को सप्लाई करती है। लेविटर पल्पेब्ररी सुपीरियोरस मसल, रेक्टस मसल जिसमें मीडियल रेक्टस है, और ऑल एग्जाम्पल ऑल ओब्लिक्स एक्सेप्ट सुपीरियर ओब्लिक। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे आगे क्रेनियल नर्व के अंदर। लेकिन व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ क्रेनियल नर्व नंबर 3 ऑन द प्यूपल? इट कैन कॉज मायोसिस। वो क्या करता है? मायोसिस। जो क्रेनियल नर्व नंबर 3 है ओकुलोमोटर नर्व, इट नॉर्मली कंस्ट्रक्ट द प्यूपल। ये प्यूपल की क्या करती है? कंस्ट्रक्शन करती है। तो अगर प्यूपल थर्ड नर्व डैमेज हो जाए तो प्यूपल क्या हो जाएगा? डायलेट। प्यूपल बिकम फिक्स एंड डायलेटेड। डायलेटेड प्यूपल इज कॉल्ड मेड्रियासिस। तो इसका मतलब ये है, if there is a word meiosis, meiosis mean construction of the pupil and that is done by third cranial nerve. अगर वो डैमेज हो जाए the pupil will be relatively become dilated and that is known as a mydriasis. इसको mydriasis कहेंगे। तो अगर एपिड्यूरल हीमाटोमा का पेशेंट है, उसमें फिक्स एंड डायलेटेड प्यूपल की हिस्ट्री आ जाए, तो इसको हम CN3 पॉलिसी कहते हैं, cranial nerve number 3rd पॉलिसी। इन cranial nerve number 3 that is known as oculomotor nerve। क्लियर है? तो ये भी एग्जाम में आता है कि if epidural hematoma is not surgically evacuated, it can cause lot of complication. Depending upon the structure they compress, the patient will develop their symptoms। क्लियर है? उसके सिम्टम फिर इसके साथ आएंगे। ठीक है, तो एपिड्यूरल हीमाटोमा और सबड्यूरल हीमाटोमा, इसमें भी 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। ये लेंस शेप हीमाटोमा, लेंस शेप इज ऑलवेज एपिड्यूरल या एक्स्ट्रा ड्यूरल, और अगर बनाना शेप आ जाए, बाई कनकेव शेप हीमाटोमा आ जाए, दैट इज ऑलवेज ऑफ
सबड्यूरल हीमाटोमा। क्लियर है जी? ओके, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए, अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद द नेक्स्ट केस इज a patient presented with dermatitis dementia and diarrhea is suspected the deficiency of vitamin B3, which is called niacin, which is mainly derived from which अमाइनो एसिड। हाँ जी, इसका मतलब क्या है? देखिए, विटामिन B3 इज अ नियासिन, इट इज अ विटामिन बी कम्प्लेक्स। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से तीन चीजें आती हैं। ये हमने पहले भी बायोकेम के अंदर पढ़ा था। अगर विटामिन B3 की डेफिशिएंसी आ जाए, द पर्सन विल डेवलप डर्मेटाइटिस। इसके बाद क्या होगा? डेमेंशिया, मीन मेमोरी लॉस, और आखिर में डायरिया। इसका मतलब ये है दीज आर 3D, ये तीन चीजें आती है कलेक्टिवली इफ अ पर्सन हैज विटामिन B3 डेफिशिएंसी। और इन तीन चीजों को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? पेलेग्रा। These three things collectively known as pellagra. So pellagra is a condition characterized by these three things and these are the deficiency of vitamin B3. अब MCQs में एग्जामिनर ने क्या पूछा है कि ठीक है, ये तीन चीजें जब भी हो जाए वी विल सस्पेक्ट दैट द पेशेंट हैव विटामिन B3 डेफिशिएंसी। लेकिन कौन सी अमाइनो एसिड है जिससे ये विटामिन क्या किया गया है? डेराइव किया गया होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें वो अमाइनो एसिड बताना है जिससे फ्यूचर में हम किस चीज को बढ़ा सकते हैं? विटामिन B3। आंसर इज ट्रिप्टोपेन। उस अमाइनो एसिड का नाम क्या है? ट्रिप्टोपेन। सो ट्रिप्टोपेन इज अ एसेंशियल अमाइनो एसिड। ये क्या है? एसेंशियल अमाइनो एसिड है। देखिए, अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। दोज अमाइनो एसिड विच वी शुड टेक फ्रॉम द डाइट, जो हमें कहाँ से लेने होते हैं? डाइट से। हमें बाहर से डाइट में लेने होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। लेकिन दोज अमाइनो एसिड विच इज नॉट नेसेसरी टू टेक फ्रॉम द डाइट बट इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी, इट इसको क्या कहते हैं? नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो दो चीजें जहन में याद रखें कि दोज अमाइनो एसिड विच इज नॉट सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी बट वी शुड टेक फ्रॉम द डाइट, उसको क्या कहते हैं? एसेंशियल। लेकिन जो बॉडी बना सकती है, डाइट में उसकी जरूरत नहीं होती, वो क्या है? नॉन एसेंशियल। ट्रिप्टोपेन हैज टू बी टेकन फ्रॉम द डाइट, इट इज वन ऑफ द एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो ये MCQs है। कभी कभार तो वो डायरेक्ट पूछते हैं कि जनाब के जो डर्मेटाइटिस, डायरिया और डेमेंशिया, इन तीनों की कलेक्टिवली हम क्या कहलाते हैं? पेलेग्रा। पेलेग्रा इज अ डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? नियासिन, विच इज कॉल्ड विटामिन B3। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि विटामिन B3 की डेफिशिएंसी अगर किसी को हो जाए तो कौन सा अमाइनो एसिड है जिससे हम B3 को डिराइव कर सकते हैं और उसका लेवल बढ़ा सकते हैं? तो आंसर क्या होगा? ट्रिप्टोपेन होगा। अब ट्रिप्टोपेन के बारे में दो MCQs क्वेश्चन आती है। देखें, दिस इज ट्रिप्टोपेन। ट्रिप्टोपेन जब हम लेते हैं तो अगर ट्रिप्टोपेन इन द फ्यूचर कैन बी converted into niacin because niacin is vitamin B3 which is derived from the tryptophan। तो ट्रिप्टोपेन से हम फ्यूचर में क्या बना सकते हैं? नियासिन बना सकते हैं। लेकिन इस ट्रिप्टोपेन से हम फ्यूचर में एक न्यूरोट्रांसमीटर भी बना सकते हैं विच इज कॉल्ड सेरोटोनिन। वेरी गुड। उस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है सेरोटोनिन। ठीक है, सेरोटोनिन। लेकिन जो एग्जाम के अंदर MCQs क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग is required for the
फॉर्मेशन ऑफ नियासिन फ्रॉम ट्रिप्टोफैन। वो कौन सी चीजें है जिसकी मौजूदगी में ट्रिप्टोफैन किस में कन्वर्ट होगा, नियासिन में। आंसर इज विटामिन B2 एंड विटामिन B6 कि विटामिन B2 और B6 की मौजूदगी में ट्रिप्टोफैन से नियासिन बनता है। विटामिन B2 का नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 इज कॉल्ड राइबोफ्लेविन, विटामिन B6 इज पायरोडॉक्सिन। क्लियर है। तो इन दोनों की मौजूदगी में ट्रिप्टोफैन विल कन्वर्ट इनटू दी व्हाट, आंसर इज नियासिन। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि ट्रिप्टोफैन को सेरोटोनिन में कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए, आंसर इज ओनली B6। क्लियर है। सो B6 इज द पायरोडॉक्सिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन। और ये B6 एक कंडीशन में हम यूज करते हैं, ये गायनी में बहुत आता है। दिस विटामिन B6 जिस कॉल्ड पायरोडॉक्सिन कॉमनली यूज्ड इन दी मॉर्निंग सिकनेस। ये हम मॉर्निंग सिकनेस में भी यूज करते हैं बिकॉज इट के डिक्रीज वोमिटिंग, ये वोमिटिंग को कम कर सकती है। कौन सा ड्रग है ट्यूबरकुलर ड्रग जिससे विटामिन B6 की डेफिशिएंसी होती है, आइसोनियाजिड। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए इट कैन कॉज सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया एंड इट कैन कॉज पेरिफेरल न्यूरोपैथी। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लेके के which vitamin used for the treatment of hyperlipidemia, वो कौन सा विटामिन है जो हाइपरलिपिडीमिया पेशेंट को हम एज अ ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। सेम आंसर इज विटामिन B3। सो विटामिन B3 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन, इट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरलिपिडीमिया। वैसे हाइपरलिपिडीमिया के ड्रग हम मजीद भी पढ़ेंगे, उसके अंदर HMG को ए रिडक्टेज होता है इनहिबिटर, जिस तरह स्टेटिन फैमिली है, एटोरवास्टेटिन, सिमवास्टेटिन। क्लियर है। लीवास्टेटिन, ये सारे HMG को ए रिडक्टेज इनहिबिटर है। कुछ होते कोलिस्टेरामाइन इनहिबिटर होते हैं। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिपिड लोअरिंग एजेंट्स, मुख्तलिफ ड्रग है जो लिपिड की लेवल को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। लेकिन उन ड्रग्स के साथ साथ एक विटामिन है जिसको हम एज अ पार्ट ऑफ हाइपरलिपिडीमिया ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं, दैट इज अ नियासिन। नियासिन का काम यह है इट डिक्रीजेस LDL or it decreases TG, triglyceride, but the niacin can increases HDL. HDL stand for high density lipoprotein, LDL stand for low density lipoprotein, and TG stand for triglyceride. We will discuss those all lipoprotein, chylomicron क्या है, TG क्या है, या LDL क्या है, HDL क्या है, chylomicron remnant क्या है। We will discuss this in the coming lecture. लेकिन इतना याद रखे LDL is called bad cholesterol। LDL की वजह से थ्रोम्बोसिस के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये लीवर से जनाब एक्सेस कोलेस्ट्रॉल लेकर टिश्यू के ऊपर पेरिफेरल टिश्यू में डिपॉजिट करता है, कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ प्लाक फॉर्मेशन या थ्रोम्बोसिस। लेकिन LDL का जो अपोजिट काम करता है वो क्या होता है, HDL होता है। तो ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। सो HDL इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। तो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, तो ऐसा विटामिन जो बैड कोलेस्ट्रॉल की लेवल को कम करे बॉडी के अंदर और गुड कोलेस्ट्रॉल की लेवल को एनहांस करे, बढ़ाए, दैट इज नोन एज अ विटामिन B3 विच इज नोन एज नियासिन। तो विटामिन B3 नियासिन ये गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देते हैं और ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर देते हैं। क्लियर है। सो दिस इज हाउ इट कैन लीड टू द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर। यहाँ पे जो क्वेश्चन आप लोगों ने याद रखना है कि जो नियासिन है, लोग इसमें गलत होते हैं, नियासिन कैन नॉट कॉज हाइपरलिपिडीमिया रादर देन इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरलिपिडीमिया। क्लियर है। तो ये लिपिड लेवल को क्या कर सकता है, कम कर सकता है। लेकिन इसकी साइड इफेक्ट ये है नियासिन कैन इंक्रीज द लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन द बॉडी, ये यूरिक एसिड बढ़ाता है। ठीक है। तो इसके जनाब साइड इफेक्ट्स दो। नंबर 1 इंक्रीज यूरिक एसिड, और यूरिक एसिड जब इंक्रीज हो जाए इट विल कन्वर्टेड इनटू MSU, मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल, और वो क्रिस्टल जब जॉइंट्स के अंदर क्या हो जाए, डिपोजिट हो जाए, दैट विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ गाउट, वो गाउट करा सकता है। क्लियर है। लेकिन अनदर थिंग इट आल्सो इंक्रीजेज द लेवल ऑफ ग्लूकोज, तो ये हाइपर यूरेसेमिया कराता है।
और ये हाइपरग्लाइसीमिया करा सकता है। लेकिन इस विटामिन का अच्छा काम यह है कि ये लिपिड लेवल को क्या रख सकता है, कम कर सकता है। तो हाइपरलिपिडीमिया के ट्रीटमेंट में हम यूज कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, अनदर क्वेश्चन टू रिमेंबर इज फॉर द एग्जाम कि a syndrome which lead to deficiency of niacin because of lead to niacin deficiency because of increased tryptophan metabolism, because of increased tryptophan मेटाबॉलिज्म। हाँ जी, ये कौन सा सिंड्रोम है? ऐसा सिंड्रोम का नाम बताए जिसमें नियासिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। द रीजन इज उस सिंड्रोम के अंदर किस चीज की मेटाबॉलिज्म बढ़ जाती है? ट्रिप्टोफैन। तो इधर देखे ना, अगर हम ट्रिप्टोफैन की मेटाबॉलिज्म बढ़ाएं, ट्रिप्टोफैन बढ़ेगा तो ये इसमें डाइवर्ट ज्यादा होगा। तो अगर ट्रिप्टोफैन हम ज्यादा इसमें डाइवर्ट करें तो किस चीज का लेवल बढ़ जाएगा? सेरोटोनिन। तो अगर ज्यादा ट्रिप्टोफैन इस साइड पे आएगा तो इस साइड पे जाना कम हो जाएगा, तो नियासिन की क्या हो जाएगी? डेफिशिएंसी। तो ऐसा सिंड्रोम जिसमें ज्यादा ट्रिप्टोफैन डाइवर्ट होकर सेरोटोनिन बनाए और किस चीज की लेवल को कम करें? नियासिन। इसको हम कार्सिनॉइड सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है जी, so दैट इज कॉल्ड कार्सिनॉइड सिंड्रोम। तो कार्सिनॉइड सिंड्रोम में एग्जाम में जनाब इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कार्सिनॉइड सिंड्रोम इज आल्सो नोन एज सेरोटोनिन सिंड्रोम। इसको क्या कहते हैं? सेरोटोनिन, क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा ट्रिप्टोफैन किस में कन्वर्ट होंगे? क्या बात? सेरोटोनिन में कन्वर्ट होंगे। और जब ज्यादा से ज्यादा सेरोटोनिन बनेंगे, तो रिलेटिवली नियासिन प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट MCQ देखें। वर्ड विल बी measure in urine फॉर कार्सिनॉइड सिंड्रोम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को कार्सिनॉइड सिंड्रोम है तो यूरिन एनालिसिस के अंदर हम किस चीज को मेजर करेंगे? उसको हम कहते हैं 5-हाइड्रोक्सी एंडोल एसिटिक एसिड, 5-HIAA। ये MCQs भी याद रखें। 5-हाइड्रोक्सी एंडोल एसिटिक एसिड is a type of serotonin that is appear in the urine। तो जितना 5-HIAA की लेवल ज्यादा होगी यूरिन के अंदर, ये हमें इनडायरेक्टली क्या बताएगी कि ब्लड के अंदर, सीरम के अंदर किस चीज का लेवल ज्यादा है? सेरोटोनिन। सो दिस 5-HIAA इज इनडायरेक्टली द मेजरमेंट ऑफ सीरम सेरोटोनिन इन द ब्लड। लेकिन ये हम कहाँ पे चेक करते हैं? यूरिन में। तो अगर 5-हाइड्रोक्सी एंडोल एसिटिक एसिड इसका लेवल यूरिन में ज्यादा है तो ये हमें ये बताएगा कि सीरम में किस चीज का लेवल ज्यादा है? सेरोटोनिन। और सेरोटोनिन का लेवल किस कंडीशन के अंदर बढ़ता है? कार्सिनॉइड सिंड्रोम। तो ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि जो कार्सिनॉइड सिंड्रोम है इसके अंदर जनाब सेरोटोनिन बढ़ेगा एंड दैट सेरोटोनिन विल बी लीक इन द यूरिन इन द फॉर्म ऑफ 5-HIAA, 5-हाइड्रोक्सी एंडोल एसिटिक एसिड। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आखिर में इसके साथ मजीद एक और MCQs ऐड करें which is also very helpful। ये भी MCQ लेके हर्ट नब syndrome leads to deficiency of vitamin B3 and pellagra like symptom। ठीक है, pellagra like symptom its genetic nature is। हाँ जी, ये हार्ट नब सिंड्रोम क्या है? ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है
जिसके अंदर विटामिन बी3 की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को कौन से सिम्टम्स आते हैं, पेलेग्रा लाइक सिम्टम। तो इनडायरेक्टली इस स्टेटमेंट का मतलब कि वो हर्टनफ सिंड्रोम के अंदर 2 एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछते हैं। नंबर 1, हर्टनफ सिंड्रोम के अंदर किस विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, नियासिन। दूसरी पॉइंट कि हर्टनफ सिंड्रोम जेनेटिक नेचर के हिसाब से क्या है। अब हर्टनफ सिंड्रोम के बारे में ये याद रखें, इस सिंड्रोम के अंदर इंटेस्टाइन से ट्रिप्टोफैन की एब्जॉर्प्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सो इन दिस सिंड्रोम देयर इज डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ ट्रिप्टोफैन फ्रॉम द इंटेस्टाइन। तो अगर इंटेस्टाइन से ट्रिप्टोफैन एब्जॉर्ब नहीं होगी तो बॉडी के अंदर किस चीज की सिंथेसिस कम हो जाएगी, नियासिन, क्योंकि नियासिन इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच अमीनो एसिड, ट्रिप्टोफैन। दूसरी बात, जो विटामिन बी3 है ये अगर फिल्टर हो जाए किडनी से तो उसको रीअब्जॉर्ब करना चाहिए। तो इसमें किडनी के अंदर याद रखें ट्रिप्टोफैन की रीअब्जॉर्प्शन भी ब्लॉक होती है किडनी से, और ट्रिप्टोफैन की इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन भी ब्लॉक होती है। तो अगर हम इंटेस्टाइन से ट्रिप्टोफैन ना जाए ब्लड को, या ब्लड के अंदर जो पड़ा हुआ ट्रिप्टोफैन है उसको किडनी से वापस रीअब्जॉर्ब ना करे तो वो यूरिन में जाएगी। तो इधर से जब हम फूड में लेंगे वो फीसिस के जरिए बाहर निकलेगी, क्योंकि उसकी क्या नहीं होगी, अब्जॉर्प्शन, और किडनी से जो रीअब्जॉर्ब नहीं होगी वो किधर जाएगी, यूरिन में। तो ऐसा सिंड्रोम जिसमें ट्रिप्टोफैन की अब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से खराब हो जाए और ट्रिप्टोफैन की रीअब्जॉर्प्शन किडनी से खराब हो जाए, तो दोनों कंडीशन में ट्रिप्टोफैन की लेवल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, विच कैन लीड टू डिक्रीज विटामिन बी3। और जब विटामिन बी3 नहीं होगी तो जनाब उस पेशेंट में कौन से लाइक सिम्टम आएंगे, पेलेग्रा लाइक सिम्टम, विच इज डर्माटाइटिस एंड डेमेंशिया एंड डायरिया। क्लियर है। अगर ये चीज आएगी तो ऐसे सिंड्रोम को हम क्या कहते हैं, हर्टनफ सिंड्रोम। तो हर्टनफ सिंड्रोम की जेनेटिक नेचर अगर आ जाए एग्जाम में, दिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव, दिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव। तो हर्टनफ सिंड्रोम इज अ ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन characterized by defective absorption and reabsorption of tryptophan, which leading to deficiency of vitamin B3 and पेलेग्रा लाइक सिम्टम। क्लियर है। पेलेग्रा लाइक, देखिए पेलेग्रा के अंदर डर्माटाइटिस होता है। इधर डर्माटाइटिस के बारे में इतना याद रखे, अगर एग्जाम में आ जाए कि डर्माटाइटिस इन केस ऑफ विटामिन बी3, इसमें कौन सा डर्माटोम इन्वॉल्व होता है, रेशेस में C3 C4, सर्वाइकल 3 and 4। तो C3 C4 डर्माटोम आर इन्वॉल्व इन डर्माटाइटिस, और इसकी रेशेस कहाँ पे आती है, अबव द क्लेविकल। तो इसको हम कॉलर, या इसको हम क्या कहते हैं, नेकलेस रेशेस भी कहते हैं, ब्रॉड कॉलर रेशेस या नेकलेस रेशेस हम इसको कहते हैं। सो नेकलेस और ब्रॉड कॉलर रेश, ब्रॉड कॉलर रेश that is seen in vitamin B3 deficiency and that is above the clavicle area। इसको सुप्रा क्लेविकुलर रेशेस, नेकलेस रेशेस, ब्रॉड कॉलर रेशेस which involve dermatome C3 and C4। ठीक है। So this is what we have all from today class। Inshallah we will continue in the next lecture। ठीक है।